हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत जानकार लोगों से मिलवाते हैं और आज संडे है। सईद नकवी साहब की खिदमत में हैं हम और जानना चाहते हैं उनसे कि कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिसके बारे में उनकी राय जानना बहुत जरूरी है। एक तो सऊदी अरब के अल अरेबिया टेलीविजन चैनल का इंटरव्यू बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, जो अभी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, लेकिन इस बार हालात जरा मुख्तलिफ है। वो हार्डलाइन ग्रुप्स भी उनके साथ सरकार में है जो उनके अब्राहम अकॉर्ड को नहीं मानते। वो नहीं चाहते कि अब्राहम अकॉर्ड आगे बढ़े। इसके अलावा तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने ग्रीस के बारे में काफी सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आप अमेरिका और दूसरे मुल्कों से हथियार यहां लाते रहो, हम खाली हाथ नहीं बैठे रहेंगे। हमारे पास जो टाइफून नाम का मिसाइल है उससे ग्रीस डरता है। उन्होंने ये बात भी कही है और अमेरिका को ये फिर से एक बार कहा है कि वो नॉर्थ सीरिया में तुर्की के मुखालिफ जो कुर्द टेररिस्ट हैं उनके नजर में उनको हथियार पहुंचा रहा है अमेरिका। ये एक बहुत बड़ा ये इल्जाम नहीं है, बल्कि ये एक तरह से कंफर्मेशन है जो बात दमिश्क यानी बशार अल असद की हुकूमत कहती रही है। इसके अलावा अफगानिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है। इन सब बातों इन सब खबरों के बारे में सईद नकवी साहब की राय जानना चाहेंगे। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि बेंजामिन नेतन्याहू का अल अरेबिया को इंटरव्यू देना, इसके क्या मानी है? आप भी बहुत दुनिया आपने देखी है, मुख्तलिफ जब बड़े वाकयात होते हैं तो उसमें इस किस्म के बड़े इंटरव्यू किए जाते हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक तो खुद बेंजामिन नेतन्याहू साहब अभी हैं कि नहीं हैं ये मालूम नहीं है। दूसरे जो उनके सबसे बड़े उनके सरगना हैं गोया अमेरिका, वो इस वक्त हेजेमॉन है कि नहीं है। दोनों के सर के ऊपर एक साया है और वो किसी तरह से हटाने की कोशिश में दोनों हजरात हैं। लेकिन अब ये कि इन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया अल अरेबिया, उसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हम सऊदी अरेबिया से हमारे रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाएं, ठीक है ना। और सऊदी अरेबिया माने न माने, ये गोया दुनिया को ये छोड़ दिया है इसके ऊपर। इसमें आप और हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, क्योंकि अल अरबिया चैनल जो है वो नेतन्याहू के इशारों पे नहीं इंटरव्यू करता, वो रियाद के इशारों पे इंटरव्यू करता है। लिहाजा उसको इशारा मिला रियाद से कि भाई ये इंटरव्यू करो, ये बात चलाओ। तो ये बात इनकी चलाई हुई नहीं है, ये बात उधर से चलाई गई है। रुखे रोशन के आगे शमा रखकर वो ये कहते हैं, इधर आता है देखें या उधर परवाना जाता है। जी जी ये जी किस्सा ये है। तो जी। अब इसमें ये क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं दोनों, अच्छा, आपने अपने ब्रिजेस अमेरिका से, लोग ये समझ रहे हैं कि उन्होंने अपने ब्रिजेस अमेरिका से बर्न कर लिए, जला लिए, यानी उनके जो कौन सऊदीज, अच्छा, जो कि वो करना नहीं चाह रहे। लेकिन जो जीतती हुई टीम उनको दिखाई दे रही है, आगे जो काम आएगी उससे वो रिश्ते भी बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हर एक जो है अपनी अपनी जगह पे बैठा हुआ एक गोट ऐसी खेल रहा है। एक वो इनिशिएटिव ले रहा है अपनी ट्रेडिशनल पॉलिसीज से हटके, लेकिन उन ट्रेडिशनल पॉलिसीज के अंदर एक शायबा, एक थोड़ा सा वो जान छोड़ना चाहता है कि अल्लाह जाने कल क्या हो, ये है। और अब है किस्सा क्या है? यह है कि नेतन्याहू साहब की सरकार अभी बनी नहीं, हफ्ते गुजर चुके हैं, वो चारों तरफ वो हड़बड़ी मचाए हुए हैं कि भाई हो जाए। जो लोग उनकी सरकार बनाने को तैयार हैं
वो ये कह रहे हैं कि तुम एब्राहमिक अकॉर्ड्स छोड़ो, यानी बिल्कुल उस रास्ते की तरफ मत जाओ जिसकी तरफ कि तुमने अभी इशारा किया है और आगे बढ़ोगे। चाहे ये रिश्ता सऊदी से एब्राहमिक अकॉर्ड्स के बाहर हट क्या कर लिया जाए, फर्ज कीजिए, जो कि अजीब सी बात मालूम होती है जब हैं वो अपनी जगह पे मौजूद है। ये कि ये एक, अच्छा उनसे पूछा गया कि भाई वो तो आपकी तो सरकार अभी बनी नहीं है और आपको जो बनाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि एब्राहमिक अकॉर्ड्स जो हैं उनको वो मानेंगे नहीं। तो उसने कहा है कि वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम उन्हें नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। समझे? तो यानी इतना अपनी जगह पे है। तो गोया इसके बहुत ज्यादा मानी इसमें, सिवाय इसके कि ये इनिशिएटिव सऊदीज का है। इन्हें, क्योंकि अल अरबिया इनके कहने पे इंटरव्यू, अल अरबिया इस तरह का इंटरव्यू अपने आप नहीं करता, वो इशारे पे करता है। तो यानी 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 क्या ये समझा जाए कि सऊदी अरब इस इंटरव्यू के जरिए फेस सेविंग चाहता है ताकि वो नॉर्मलाइज कर ले? ये भी हो जाए, एक तरफ ये हो जाए और उधर इनसे भी बन जाए, और दूसरे वो चीन से भी ताल्लुकात हैं और रूस से भी ताल्लुकात हैं, और बस उसका एक मरकज है कि किसी तरह से ईरान को आइसोलेट रखो, उनका खेल है, उनका टारगेट। जैसे वो अर्जुन की तीर जो था वो मछली की आंख था, वो इनका तीर जो है वो ईरान है। मछली की आंख इजराइल की ईरान है। जी, टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी एक कमेंट लिखा है इस खबर के साथ कि हालांकि सऊदी अरब और ईरान के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है, लेकिन इनका कॉमन दुश्मन ईरान है, उस पर ये दोनों मुत्तहिद हैं। ये बल्कि वहां से ईरान से भी रिएक्शन आए थे इनके इन दोनों के की बातें होने में, और सी और ये सब लोग जा रहे थे जब वहां चीन से सऊदी के जो अभी हाल में बढ़े हैं बहुत ज्यादा। भाई सऊदी से चीन के रिश्ते ऐसे हो गए हैं, इन्हें 35 अदद MOU साइन किए हैं भाई साहब। ये मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में आपसे बताया था कि ये आर्किटेक्चरल शिफ्ट है पॉलिसी, यानी पूरा डिजाइन बदला जा रहा है। अब इसमें थोड़ा सा अमेरिका बहादुर को देने के लिए भी हो गया कि देखिए आपके सरपरस्ती में हम भी थे, ये भी हैं, और अगर हो जाए एक समझौता हम लोगों का, तो इशारा उन्होंने ये दे दिया, कहा कुछ नहीं। मीडिया पे अल अरबिया के हाथ में है, अभी वहां से इशारा नहीं आया कोई। अच्छा नकवी साहब, मैं इस इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा और ये भी समझना चाहता हूं कि अब तक सऊदी अरब की पोजीशन ये रही है कि जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन हल नहीं होता, फिलिस्तीन का मसला हल नहीं होता, हम डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं करने वाले। तो ये जो इंटरव्यू में जो बात कही है उसमें ये इसको अदर वे राउंड करके कहा है कि ताल्लुकात अच्छे होंगे तो उसका रास्ता भी हमवार हो जाएगा। इस डिप्लोमेटिक, जो बातें आपने कही हैं वो कह रहे हैं कि इनका हाथ पकड़ के हम उस रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि फिर हम लोग एक दूसरे से वो बहसो मुबाहसा भी होगा, हम एक दूसरे को कंसल्ट भी करते चलेंगे, और अरब की जो नब्ज है उस पे भी हमारी उंगलियां होंगी, और हम इस तरह से चलेंगे। ये सिर्फ टाइम बाइंग है। देखिए उनकी सरकार ही नहीं बन रही है अभी। अच्छा, देखिए सरकार ही नहीं बन रही है। 21 तारीख तक उनके पास टाइम है। कहाँ है? 21 तारीख तक का टाइम जी। आपकी तमाम अफसानों में एक अफसाना रह गया कि लैटिन अमेरिका में एक अच्छा खासा प्रेसिडेंट जीत के आया, उसके नंबर 2 ने था, उसका जुडिशरी ने उसने कहा कि ये रिबेलियन और कंस्पिरेसी करता है, पेरू का कस्टिलो, लिहाजा इसको उसने टेलीफोन कर दिया
अपने मेक्सिको के प्रेसिडेंट को, उसने कहा तो हमारी एम्बेसी में चले जाओ। वो एम्बेसी में दाखिल होने वाले ही थे कि पकड़ लिए गए। तो वो एक अजीब अफसाना है लैटिन अमेरिका में। ये सब डेमोक्रेसी के खेल हैं। अच्छा अब आप आ सर, जाइए, ये बात आगे बढ़ेगी, लेकिन एम्बेसी का एक खेल और मुझे याद आ गया जो अभी चल रहा है बगदाद में। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफा अल काज़मी, आजकल ग्रीन जोन में अमेरिकी एम्बेसी में मौजूद है सिक्योरिटी में, क्योंकि उनके मुस्तफा अल काज़मी जो फॉर्मर इराकी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस वक्त बगदाद में ग्रीन जोन में अमेरिकी एम्बेसी में सिक्योरिटी में है, चूंकि 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 उनके खिलाफ समन जारी हो सकता है जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने में उनके मिली भगत के इल्जाम में। एक ये भी एक बगदाद में भी एक कहानी चल रही है। जी 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 जी। तो ये तो अफसाने अगर आप देखें तो बिखरे पड़े हैं, और तौफीक नहीं हमारे इन भारतवर्ष को कि हमारे ये कवरेज ऑफ फॉरेन अफेयर्स को तेज किया जाए। हमारे रिपोर्टर्स, हम और आप तो काज़मी, हम तो अपनी इनिंग्स खेल चुके, लेकिन अब नए रिपोर्टर्स हों, ये जाएं हमें बताएं, बजाय इसके कि हम पीस मील ये किस्से सुने बैरूनी न्यूज एजेंसी से। अच्छा, इससे नकवी साहब, आप थोड़ा सा और आगे बढ़े। इससे पहले मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपसे कई इश्यूज पर बात करनी है। वो ये कि आपने इजराइल का अब तक का तौर तरीका देखा है, और उसमें हमें वो दौर भी याद है जब अमेरिका की पैट्रोनेज में इजराइल फिलिस्तीन बातचीत हुआ करती थी, जिसमें यासर अराफात होते थे और बाद में महमूद अब्बास भी रहे। अब वो बातचीत हालांकि नहीं रही, लेकिन उसमें टू स्टेट थ्योरी की बात कही जाती थी, और अब वो भी भूल गए, और मुसलसल बस्तियां भी बढ़ रही हैं, और अब इस किस्म की हुकूमत आ रही है। तो क्या हम किसी तरह से नेतन्याहू की उस बात पर कहीं यकीन कर सकते हैं कि सऊदी अरब पहले ताल्लुकात बहाल कर ले, उसके बाद ये मसला हल हो जाएगा, जबकि टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में अब दोहराना भी बंद कर दिया है इजरायलियों ने, हत्ता के अमेरिकन ने? ये सऊदी अरेबिया ने अल अरेबिया चैनल के जरिए एक स्पेकुलेटिव लाइन हवा में छोड़ दी है। इसको तमाम अरब ममालिक एनालाइज करेंगे, आप एनालाइज कर रहे हैं, दुनिया में वो देखेंगे। अभी इसका आगे इस पे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा अभी फिलहाल, क्योंकि उनके सामने जो ट्रे है, इन ट्रे में बहुत से एजेंडे हैं। सबसे अहम चीज जो हुई है उनकी तारीख में, मॉडर्न तारीख में, वो है सी जिनपिंग की विजिट, जिसमें कि इतना कुछ कह दिया, यानी तकरीबन वही बातें हैं जो भाई जिससे कि पूरा वेस्ट बिफर गया, जो उसने रूस के बारे में कही कि भाई ये फ्रेंडशिप विद नो लिमिट्स, तकरीबन वही कही यहाँ पे। तो बहुत अहम ये बहुत अहम बात है। अच्छा आइए उस पे। जी जी जी, मैं उस पे और आना चाहता हूं। उससे पहले तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने जो ग्रीस को एक तरह से धमकी दी है, और वो नाटो के मेंबर भी अपने पांव पे ऐसी कुल्हाड़ी मारी। एर्दोगान साहब से बड़ा लीडर यूरोप में कोई नहीं था। इकोनॉमी उनकी बिल्कुल ऊपर हो रही थी। उनकी पॉलिसी थी नो प्रॉब्लम विद नेबर्स, बस उनका टर्म खत्म हो रहा था, और उनके सामने ककड़ी लटका दी वेस्ट ने कि देखिए आप ही, उन दिनों में अरब स्प्रिंग थी, उनका कि आप ही हैं, आप तो ऑटोमन एम्पायर आप ही का था, और आप ही डेमोक्रेट भी हैं, इसलिए आपकी ये सब मानेंगे। जनाब ये इन्होंने आओ देखा ना ताओ, ये चले गए ट्रिपोली, और वहां के स्क्वायर में इन्होंने नमाज पढ़ दी कि साहब अब ऑटोमन एम्पायर वापस। ये महज इस उजलत में कि अब हम इसके बाद टर्म नहीं मिलेगा जो वहां के रूल के हिसाब से।
तो ये उन्होंने गलतियां की और इसीलिए सीरिया में घुस गए जहां पे कोई उस वक्त नहीं थी कि बहरहाल अब फंसे हुए हैं। और पॉलिटिक्स जानते हैं इस वक्त। अब किस्सा देखिए ये क्या है। इस वक्त इन्होंने उठाया है ग्रीस का मामला। ग्रीस से इनकी रकावत पुरानी है। ग्रीस छोटा सा मुल्क है, ये बड़े मुल्क हैं, ये नेटो के मेंबर हैं और नेटो का मेंबर वो भी है, लेकिन ये बाकायदा इन्हें फौज के साथ है ये मेंबर। और क्यों ये उठाया जा रहा है मामला? ये सब उठाया जा रहा है साइप्रस। इसका इशारा साइप्रस की तरफ है, इसका इशारा एशियन सी की तरफ है, इसका इशारा ईस्टर्न मेडिटेरेनियन की तरफ है। ये सब तेल और गैस का मामला है। उधर और 2023 में अगले साल वहां इलेक्शन भी आ रहे हैं। अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, ये इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो उसमें अगर एक दो झपट हो गए तो इनके कुछ नंबर बढ़ जाएंगे। ये है। तो एक किस्सा तो ये मालूम होता है। दूसरा ये कि ये सारा हिस्सा, ये अभी गहमा गहमी जो है ये बढ़ेगी, क्योंकि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन पे बहुत लोगों की नजर है, क्योंकि वहां जो गैस और निकली है, अब वो गैस यूरोप को भी चाहिए। यूरोप इस वक्त ठुठुर रहा है सर्दी में, सोवियत वो रशियन गैस बंद हो चुकी है, तो गैस की बेपनाह जरूरत है। और वो झगड़ा है तमाम ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का, जो कि फैल के एशियन सी तक भी गया है, जहां की ये है। और ये गोया ये इस वक्त रोल ये अदा करेंगे ग्रीस और ये छोटे टापू जो हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं, ये गोया एक बेस बन जाएंगे वेस्टर्न ऑयल कंपनीज के लिए, ताकि वो वहां पहुंच सकें। एक चीज और काजमी साहब, जिससे कि मैं जरा सा दहला हुआ हूं, लोग उस पर नजर नहीं। बहुत सी खबरें, सबसे बुरी खबर वो होती है जो आपको मालूम ना हो, यानी कुछ हो रहा है और आपको मालूम नहीं है। अफगानिस्तान से अगस्त में अमेरिका गया, उसके बाद वहां क्या हो रहा है? एकदम से आपने सुना कि रूसी एम्बेसी पे हमला हो गया, वो सुइसाइड बॉम्बिंग हो गई। रूसी हमसे बता रहे हैं कि आज तक हमारे साथ ये नहीं हुआ है। उधर चाइनीज एम्बेसी पे अभी कुछ दिन पहले हमला हो गया। जितनी शिया मस्जिदें हैं, अब वो ईरान को परेशान करती हैं, क्योंकि वो शिया मुल्क है। अब ये तीनों मुल्क, ईरान, चीन, रूस, ये सब वो हैं जिसको कि अमेरिका ने नए कोल्ड वॉर में उस तरफ लाइन अप कर दिया है। यानी अमेरिका जो अब नई कोल्ड वॉर की तैयारी कर रहा है, उसमें ये वो ममालिक है। हो सकता है कि मैं इसके बारे में कोई तस्दीक करके खबरें नहीं आ रही हैं, यही मेरी उलझन है। अब सुनिए, मेरी यहाँ पे एक अफगान डिप्लोमेट जो कि अमेरिका से आ रहे थे, उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा अफगान डिप्लोमेट का क्या मतलब हुआ भाई? वो जो अशरफ गनी थे, वो तो हेलीकॉप्टर में डॉलर लेके सुना भाग गए और वो यूएई में हैं, तो आप लोग किसको रिपोर्ट करते हैं? तो चुप रहे। मैंने कहा कितने हैं? मालूम हुआ 70 हैं। तो ये 70 डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर, ये इनकी तनख्वाहें कौन दे रहा है? खामोश। मैंने कहा कि आपके घर बच्चे जो हैं बड़े बड़े स्कूलों में भेजे जा रहे हैं, ये सब कौन अखराजात उठा रहा है? खामोश। आपका जो यूएन में एम्बेसडर है, वो वहां अभी तक वही फ्लैग उड़ा रहा है, अशरफ गनी वाला। अब देखिए, गौर करें आप, इतने महीने हो गए हैं और गनी की, अभी हाल में
मैंने देखा यूट्यूब पे कि हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्टर यहाँ की अफगान एम्बेसी में बैठी हुई इंटरव्यू कर रही है सफीर को। सफीर के पीछे अफगानिस्तान का फ्लैग है जो कि तालिबान नहीं रिकॉग्नाइज करते, और ऊपर अशरफ गनी की तस्वीर है। तो मैंने कहा या अल्लाह, ये हो क्या रहा है? यानी कुछ कुछ तो पता चले कि ये मिस्ट्री है क्या। अब मालूम हुआ कि थॉमस वेस्ट जलमाए खलीलजाद के रिप्लेसमेंट है। जलमाए खलीलजाद आप जानते हैं, उन्होंने बड़ा रोल अदा किया था इसके। ये रिप्रेजेंटेटिव थे अमेरिकन के यहाँ, और ये पूरा दोहा प्रोसेस वगैरह सब उन्होंने शुरू किया था। अब वो पोर्टफोलियो थॉमस वेस्ट के हाथ में है। मुझे खबर मिली, मेरे एक सोर्सेस तो कम है भाई, तो बहरहाल हमें एक न्यूयॉर्क में कोई मिल गया, उसने मुझे बताया कि भाई ये यहाँ के सफीर से अक्सर मिलते हैं। मिलते हैं साहब, वहां का सफीर जो अफगान सफीर है वहां, और यहां से ये जापान अक्सर जाते हैं। साहब मालूम हुआ अभी जापान में हैं। अब जापान का क्या रिश्ता है? जापान को परसुएट किया जा रहा है कि तुम अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो ताकि चीन की मोनोपोली इस एरिया में कम हो, यानी तुम क्वाड का हिस्सा हो, वो रोल भी अदा करो। तो अब उनसे ये कहा जा रहा है कि वो माने भी हुए हैं इसमें। अच्छा साहब, लेकिन ये सी जिनपिंग का जवाब नहीं। यानी इधर ये हो रहा है, उधर वो इशिदा से उनकी मुलाकात हो रही है, और बहुत ही अच्छी मुलाकात जापान से कि भाई हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो यानी पैरेलल अमेरिकन कुछ प्ले कर रहे हैं, और वो अपना सीधा जाके मिल लेता है, कहता भाई देखो हमारी तो दुश्मनी है नहीं। इस वक्त वो इस बात का फायदा भी उठा रहा है कि इनका इताब रूस पे है, हम पे नहीं है। रूस अभी महफूज है, रूस में कोई बहुत ज्यादा नुकसान अभी हुआ नहीं है। हालांकि लोग मरे हैं, और जाहिर है उसकी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। इतनी बड़ी तो फौज वहां पे लगी हुई है, इतने आर्मामेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी पॉपुलैरिटी बल्कि बढ़ती गई है। तो लिहाजा इत्मीनान से वो अपनी अब देखिए कि रूस नरगै राहजन में फंसा हुआ है। ये कह रहे कि बेटा तुम यहां लगे रहो, हम वो डिप्लोमेसी करते। वो जरा अब यहाँ सऊदी अरेबिया आ गए, वो इशिदा से मिल लिए, तमाम लोगों से सेंट्रल एशिया में मिल रहे हैं, ये सब हो रहा है। अब ये बात आगे जाके यहाँ पे अटकती है कि ये जो बात कह रहे हैं हमारे एर्दोगान साहब कि ये टेररिस्ट का जो इन्होंने अड्डा बना रखा है, यही बात तो आयतुल्लाह खामेनी भी कह रहे थे। यही बात तो हमने अभी हाल में कुछ लोगों से और पूछा जो ईरान से आए थे। हमने कहा कि साहब ये कहे कि भाई वो तो हमें मालूम है कि ये लोग यहाँ से जबातुल नसरा के लोग वहां से लाए जाते हैं, यहाँ कोई अलकायदा बन जाता है, कोई ISI बन जाता है। यानी एक ही पूल के लोग हैं जिनपे कई तबके लगाए जा सकते हैं, क्योंकि काम उन सबका एक ही है। तो ये एक मंजर बन रहा है। उसमें देखिए एक बात जो मैं बार बार इन्हीं डिप्लोमेट से सुन रहा हूं, वो है डूरैंड लाइन। ये साहब डूरैंड लाइन का क्या किस्सा है? डूरैंड लाइन डिवाइड करती है पश्तून पॉपुलेशंस को, इधर के और उधर के। जिस वक्त ये जंग अफगानिस्तान की जारी थी,
जबकि मुशर्रफ के जमाने में तो ये बिल्कुल साफ हो गया था कि काबुल और पेशावर ये दो गोया मरकज थे, वहां के तालिबान के लिए पेशावर, इधर के तालिबान के लिए काबुल इंटरचेंजेबल होने लगे थे। कुछ लोग तो पश्तून ऐसे हैं जो कि लाहौर में कॉकटेल पार्टी में बैठ के अब वो उधर सकिन हो गए हैं उस कल्चर में। लेकिन एक वो भी है जो कि पश्तून ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर देखता है। अच्छा साहब, अब ये बहुत पॉपुलर थे इन इलाकों में इमरान खान। अब इमरान खान के हाथ पैर दोनों बांध दिए जाएंगे तो उसका असर यहाँ होगा। तो ये पूरा इलाका, जब मैं ये डूरैंड लाइन की बात सुन रहा हूं तो मुझको मेरा जरा सा माथा ठनकता है कि भाई ये नहीं कुछ होने वाला है। लेकिन कहीं क्योंकि खबर जब नहीं आती, मैंने आपसे इब्तिदाइया में ये कहा था सबसे ज्यादा खतरनाक खबर वो होती है जो हम तक पहुंचती नहीं है और सिर्फ एक रूमर्स और कंजेक्चर में रह जाती है। तो अफगानिस्तान पे नजर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे लिए बहुत अहम, बिल्कुल यानी हमारे मोहल्ले का मुल्क है। अब तो खैर हमने कम से कम वहां एक टेक्निकल टीम खोल दी है, लेकिन धीरे धीरे अब देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, आपकी इस पूरी बात से अफगानिस्तान के सिलसिले में क्या ये नतीजा निकाला जा सकता है कि रूस, चीन और शियों के जरिए हम शियों पर हमलों से ईरान, इन तीनों मुल्कों को परेशान करने के लिए अमेरिका और तालिबान में कोई साठगांठ है? यानी क्या वो साठगांठ जो ज़ल्मा खलीलजाद ने बंद कमरों में दोहा में बातचीत की थी, जिसकी डिटेल आज तक किसी को मालूम नहीं है, उस वक्त की काबुल की सरकार का नुमाइंदा वहां नहीं होता था, और जितने स्मूथ तरीके से 15 अगस्त को काबुल से अशरफ गनी गए और उसी दिन एक भी गोली चले बगैर काबुल में तालिबान की हुकूमत कायम हो गई, क्या वो सारी चीजें तालमेल से होती हुई जो नजर आ रही थीं, क्या तालिबान और अमेरिका के बीच में वो तालमेल समझा जाए कि रूस, चीन और ईरान को टारगेट अफगानिस्तान में किया जा सके जो अमेरिका के दुश्मन है? आप ये देखिए कि ये रूस, चीन, ईरान सब ये चाह रहे हैं, वहां से खबर सिर्फ ये आ रही है कि भाई किसी तरह से एक इंक्लूसिव सरकार, एक ऐसी सरकार बने जो कि जिसमें सब गिरोह हों, जिसमें उज़्बेक भी हों, ताजिक भी हों, हजारा भी हों। लेकिन ये अभी ज्यादातर पश्तून सरकार है, जो पश्तून है तालिबान, लिहाजा उनको रिकग्निशन नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है और मिल भी रही है। यानी थॉमस वेस्ट साहब ये सब इस चक्कर में है कि सरकार बने। वेस्ट साहब क्या कर रहे हैं? वो जा रहे हैं जापान, दिल्ली में यहाँ उतर के जयशंकर से मिले। अच्छा साहब, बड़े एक मजे की बात, मुझसे कुछ ईरानियों ने ये बताई बात कि अभी हाल में मॉस्को में पिछले नवंबर में एक मॉस्को इंडिया ईरान समिट हुई थी अफगानिस्तान के मामले पे भी हुई थी, आपने उसका तस्करा भी किया। लेकिन एक हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनाब अजीत दोवाल ने भी एक कॉन्फ्रेंस यहाँ की जिसमें सेंट्रल एशिया के तमाम नुमाइंदे आए, लेकिन ईरान का ना आया। अब ईरान वाले ये कह रहे हैं कि भाई उधर तो हम हैं और यहाँ पे हम नहीं हैं, तो ये क्या बाइफोकल से दिल्ली हमको देख रहा है क्या? तो मैं तो जवाब नहीं दे पाया, और भी लोग थे वहां मौजूद, लेकिन ये कि ये सवाल उठा, ये मैंने कहा आपके जरिए ये
जी 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 जी। तो बहरहाल वो जो मैं सवाल कर रहा था, उस क्या आपको भी इस किस्म का शक जाता है, जो शक मैंने जाहिर किया देखिए, वो कि शक बिल्कुल है। अरे भाई, उसमें हर एक कह रहा है ये। जब रूसी कह रहे हैं, ईरानियंस कह रहे हैं, हिंदुस्तानी मना नहीं कर रहे हैं कि साहब यहां से टेररिज्म को एक जगह पे यहां से वहां ले जाए गए हैं। किसी तैयारी क्या है? उनकी तैयारी है सिंचियांग को, कॉकेसस के इलाकों में, रूस के मुस्लिम इलाकों में, यहाँ पे इन सबको अंडर प्रेशर रखो। अब यही, इसको क्यों छोड़िए, मंगोलिया में, यानी मंगोलिया में एक इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है कि वो रिजॉल्व ही नहीं हो रहा। यानी ये जहां जहां आप चाहें, जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे, यानी अभी तक नहीं था, वो हो गया। क्यों हो गया? इसलिए कि आपको एक पॉइंट ऑफ प्रेशर पॉइंट चाहिए, रूस के खिलाफ भी और चीन के खिलाफ भी। चीन के खिलाफ आप अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी आपने फोकस किया है रूस को, इसको टारगेट कर लो, इसको गिरा लो, फिर चीन पे तो हम जाएंगे ही। और ये मंगोलिया के जो बॉर्डर्स हैं, दोनों से मिलते हैं, रूस से भी और चीन से भी। वो वहां भी एक हंगामा हो रहा है। तो एक एनसर्कलमेंट की पॉलिसी, रूस को एनसर्कल करो, चीन को एनसर्कल करो, और यहाँ यह है, चीन का ये है कि भाई, यूं ख्याल दिल्ली में ये है कि हमको एनसर्कल करने की पॉलिसी है कि नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये इससे हम कहीं न गिर जाएं। तो ये सर्कल्स का खेल जो है वो इस वक्त चला हुआ है। जी जी जी, यानी दुश्मन जो है वो अपने दुश्मन को घेर करके रखना चाहता है ताकि वो किसी ना किसी तरह से उसको परेशान कर सके। ये सिलसिला कई मुल्कों में हो रहा है, और ये आपसे बात करके हमेशा बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं, समझ में आती हैं। और जिस तरह से आपने एक बात ये कही कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार नहीं बन रही है, मैं समझता हूं ये सबसे पहला इस किस्म का असेसमेंट है। अभी तक तो लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनकी सरकार बन रही है, और वो सरकार अगर बनी तो वो खुद क्या करेंगे, जो अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, क्या वो हुकूमत चला पाएंगे? क्या अरबों के साथ जो वादे किए गए थे अब तक, जो बाकायदा यूएई से तो ऐसी भी रिपोर्ट है कि वहां एक अंडरग्राउंड छावनी पे बन रही है बहुत अरसे से, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात से पहले, और वहां तक 3 महीने के अंदर 2021 में एक रिपोर्ट आई थी कि 3 महीने के अंदर 5,000 इजरायली यहूदियों को बगैर अपनी नेशनलिटी छोड़े यूएई की नेशनलिटी दी गई। इसका मतलब यह है कि इन तमाम मुल्कों में बगैर वीजा के ये लोग घूम सकेंगे। जहां इस हद तक बात आगे बढ़ चुकी हो, वहां का प्राइम मिनिस्टर को उसके साथी कहे कि अब्राहम समझौते में आगे नहीं जाना, वो क्या कर सकेंगे, कैसे सरकार चलाएंगे? ये बहुत ही अहम है, आने वाला वक्त बताएगा। जी जी जी, आखिरी फिक्रा ये याद रखिए कि अमेरिका एक वो मुल्क है वाहिद और सबसे बड़ी पावर है इस वक्त भी, जो कि एक तरफ अटलांटिक है, एक तरफ पैसिफिक ओशन है, और उसका लैंड लाइन ना अरब से मिलता है, ना अजम से मिलता है, ना यूरोप से मिलता है। खलफिशार यहां होता रहे, उसके ऊपर डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो अब एक तरह से सेफ खेलता है। एक जोग्राफियाई फायदा उसको जो है वो ये है कि अभी बहुत दूर उड़ के आना पड़ेगा, बहुत दूर उड़ के आना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए, आज के जमाने में जहां साइबर अटैक्स के जरिए पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी किया जा सके, वहां जोग्राफियाई हुदूद शायद अब उतनी माने नहीं रखती। कुछ लोगों का तो कहना है कि अब आम फौजी जंगें नहीं होंगी, इस तरह से जंगें लड़ी जाएंगी, जिसके बहुत से सबूत भी सामने आ चुके हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपसे हम
हमेशा बहुत कुछ सीखते समझते हैं। मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि हर संडे के लिए सईद नकवी साहब हमारे लिए टाइम देते हैं। ये बहुत ही हम उनके शुक्रगुजार भी हैं, और ये बहुत ही अहम इसलिए है कि पूरी दुनिया को एक ऐसे तजर्बेकार नजर से देखते हैं, और वो हमें बताते हैं अपनी बातें, अपने जो कुछ समझते हैं दुनिया को। ये बहुत ही हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही अहम है, और हमारे दर्शक भी इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।